Subject Physics. Topic Units and Measurements. Grade 11. Hi students, I am Pratik Arora, PGT Physics from Mayur School, Jaipur. Today we are going to discuss one of the most important topic of physics, which is units and measurements. So students, let us discuss why units are required with the help of a lot of examples. Students, have you ever thought why units are used in our daily lives? Imagine a situation in which you need to bake a cake for your friend's birthday. You took the help of a recipe which just says add 2 of flour. What would you do? 2 cups, 2 spoons. You would have no idea. The cake would likely be a disaster. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? कितना फ्लावर ऐड करना है ये क्लियर नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे यूनिट नहीं है. स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन लेते हैं. इमेजिन करते हैं कि एक दिन आप मार्केट जा रहे हो और आपको ये बोल दिया जाए कि आज आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस करने हैं मार्केट में वो बिना यूनिट्स के करने, विदाउट यूजिंग यूनिट. तो वेदर इज इट पॉसिबल फॉर अस? एक बार सोचिए. दिस इज ओनली द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर बिकॉज वी विल सी व्हाई यूनिट्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. वी कांट इवन थिंक ऑफ लिविंग आवर लाइव्स विदाउट यूनिट्स. Imagine a situation in which you need to buy tomatoes on your mother's instructions from the market. If you ask for 2 of tomatoes, the vendor would not understand. What the problem is, you are not using any unit to describe how much tomatoes you want. Or without units, we will not be able to convey what the requirement is. So students, प्रीवियस दोनों केसेस में हमने ये देखा कि किस तरीके से केक बनाना बहुत डिफिकल्ट था विदाउट यूजिंग यूनिट्स एंड परचेजिंग टोमेटोज वाज इक्वली डिफिकल्ट. उन दोनों केसेस में, दोनों सीन में अगर यूनिट्स आ जाती तो दिक्कत आती ही ना बिल्कुल भी. लास्ट 2 केसेस में जो कमी रह रही थी वो कौन पूरी करेगा? दैट विल बी डन बाय फंडामेंटल यूनिट्स. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अराइजेस. What are fundamental units? We'll try to understand this with the help of a very easy example. जिस तरह इंग्लिश में किसी भी वर्ड को बनाने के लिए हमें लेटर्स की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह फंडामेंटल यूनिट्स हमें चाहिए होते हैं अगर हम फिजिक्स में, इस दुनिया में किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से ही हम डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट्स तक पहुंच पाते हैं. यही चीजें हम आगे चल के देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं. जैसे कि लेंथ. लेंथ क्या होती है? वी विल टॉक अबाउट इट इन लेटर पार्ट. बट लेंथ को हम मेजर कैसे करते हैं? क्या लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ टूल है या कोई हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? यस, वी हैव अ लॉट ऑफ टूल्स टू मेजर लेंथ. जैसे कि हमारा स्केल, मेजरिंग टेप, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं. ठीक इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. टॉकिंग अबाउट लेंथ, इसमें हम ऐसा बोल रहे हैं कि दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वर्ड का ये मतलब है कि ये क्वांटिटीज किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती और ना ही हम इन क्वांटिटीज को किसी और टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेंथ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम किसी और टर्म में बयां कर ही नहीं सकते हैं. हम लेंथ को लेंथ की टर्म में ही लिख सकते हैं. सो ऐसी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम किसी और फॉर्म में, किसी और टर्म में या किसी और क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाते, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज. और उनकी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स. सो स्टूडेंट्स, in simple language we can say
फंडामेंटल यूनिट्स बिल्कुल लीगो ब्लॉक्स की तरह होती हैं. फंडामेंटल यूनिट्स आर द बेसिक इंडिविजुअल लीगो पीसीस. दे आर द सिंपल ब्लॉक्स यू स्टार्ट विद. ए रेड ब्लॉक, ए ब्लू ब्लॉक, ए ग्रीन वन. ठीक इन लीगो ब्लॉक्स की तरह ही हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिनकी मदद से हम इस दुनिया की सारी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं. जैसे आपने लीगो ब्लॉक्स देखे होंगे, खेले भी होंगे बचपन में, है ना. उनको जोड़कर हम बहुत सारी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाते थे. ठीक उसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स भी उन लीगो ब्लॉक्स की तरह हैं. जैसे जैसे हम फंडामेंटल यूनिट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज बनने लगती हैं. स्टूडेंट्स, you all are very much aware of the international system of units, which is SI system. SI system को हम बहुत अच्छे से और बहुत पहले से जानते हैं, जो widely accepted system है पूरे globe में, in the entire world, which is the most widely used system globally, defines 7 fundamental units. आओ शुरू करते हैं उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करना. लेंथ हमारी सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है. मेजर किस में की जाती है ये भी तो हमें मालूम है. यस, लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर्स. अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें, ऐसे तो लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स हैं. सेंटीमीटर भी हो सकती है, इंच में भी हो सकती है, किलोमीटर्स में भी हो सकती है. आपको यहाँ पे एक मेजरिंग टेप दिख रहा है. ये एक टूल है. जैसा हमने पहले भी बात की है, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम किसी न किसी टूल की मदद से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा लेंथ इज द वेरी फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी. अब सवाल ये है, क्यों लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? व्हाई लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी? तो बहुत आसान जवाब क्या है, क्यों? क्योंकि लेंथ को हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द वेरी फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट व्हिच इज लेंथ. इस पिक्चर में आपको एक क्रिकेट पिच दिख रही है. तो अगर हमें बोला जाए कि इस पिच की लेंथ मेजर करनी है, तो हो सकता है हम मेजरिंग टेप की मदद से इसकी लेंथ मेजर करें. तो हम उसको किस यूनिट में मेजर करेंगे? अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो डेफिनेटली हम उसे मीटर्स में मेजर करेंगे. सो ये एक बहुत बढ़िया और इजी एग्जांपल है. सो एग्जांपल क्या है? द लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच इज 20.12 meters. द सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास. कभी आप बाजार में गए हो कुछ भी खरीदने के लिए, लेट्स से मम्मा ने आपको बोल दिया कि आप वेजिटेबल्स खरीद के लाओ मार्केट से. सो जब आप इंटरेक्ट करते हैं दुकानदार से वेजिटेबल खरीदने के लिए, तो डेफिनेटली आपने बहुत बार मास की ये बहुत खूबसूरत सी यूनिट यूज की होगी, जो कि क्या है? किलोग्राम. एसआई सिस्टम में मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है. ऐसा नहीं है कि मास की सिर्फ एक ही यूनिट होती है, नहीं, मास की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे ग्राम्स, जैसे पाउंड्स. बट यस, एसआई सिस्टम में हम कौन सी यूनिट लेते हैं मास की? किलोग्राम लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल. यहां हमें एक स्कूल बैग नजर आ रहा है. तो अगर हमें पूछ लिया जाए कि स्कूल बैग का मास कितना होगा, तो डेफिनेटली हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? किलोग्राम्स यूज करेंगे. कि योर स्कूल बैग हैज ए मास ऑफ 5 kilograms or 5 kgs. So students, let us discuss about the third fundamental quantity which is time. Students, आप सोच रहे होंगे कि टाइम तो हम मिनट्स में भी मेजर करते हैं, सेकंड्स में भी मेजर करते हैं और आवर्स में भी मेजर करते हैं. बट यस, एसआई सिस्टम में हम कौन सी यूनिट लेते हैं? हम लेते हैं सेकंड्स. अब सोचने की बात यह है कि टाइम कैसे एक फंडामेंटल क्वांटिटी है.
इसका मतलब ये है, अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हम इसको किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। यस, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ये क्लॉक। यस, हमारे पास रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे हेल्प अस, ये हमें मदद करते हैं टाइम को मेजर करने में। यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारे स्पोर्ट्समैन रेस में भाग रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सा स्पोर्ट्समैन रेस में जीता है? उसको मेजर करने के लिए तो हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी, और टाइम को मेजर हम किसकी मदद से कर सकते हैं? किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो एग्जाम्पल क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ ए 100-मीटर रेस इज 10 सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट हमारी फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि हम इसको किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। इसकी मदद से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेजर्ड इन एम्पियर्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की फंडामेंटल यूनिट है। अब फंडामेंटल यूनिट है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट की सिर्फ एक ही यूनिट है जो कि एम्पियर है। नहीं, जिस तरह से लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जिस तरह से मास की बहुत सारी यूनिट होती हैं, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे मिली एम्पियर्स, माइक्रो एम्पियर्स। बट हम एम्पियर्स ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनको हम इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे, इसकी मदद से लिख पाएंगे। और ना सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, उसकी यूनिट की मदद से भी लिख पाएंगे। हम ये सब आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। हमें पिक्चर में एक बल्ब दिख रहा है। सो ये बल्ब इसलिए ग्लो कर रहा है क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अब करंट तो क्या होता है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब हम करंट को मेजर कर सकते हैं, और वो भी एक ऐसे डिवाइस की मदद से जिस डिवाइस को हम एमीटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? The current flowing through a household bulb might be around 0.5 amperes. Amperes क्या है? Ampere is the SI unit of current. और क्योंकि करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो एम्पियर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। Let us come to the discussion of the fifth fundamental quantity, which is thermodynamic temperature. अगर आज हमें ये पूछ लिया जाए कि आज मौसम कैसा है, आज गर्मी कितनी है, तो हम किसकी टर्म्स में बात करते हैं? हम करते हैं टेम्परेचर की टर्म में बात, कि टेम्परेचर कितना है। सो if we are saying कि thermodynamic temperature is a fundamental quantity, what this means? तो thermodynamic temperature fundamental quantity है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि इसकी मदद से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेजर्ड इन केल्विन। अब केल्विन क्या है? सो स्टूडेंट्स, Kelvin is the SI unit of thermodynamic temperature। कि अगर हम टेम्परेचर बताना चाहें कि आज हमारे यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर है या 30 डिग्री है, कुछ भी कोई भी टेम्परेचर अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो वो किसकी फॉर्म में होगा? वो होगा केल्विन की फॉर्म में मेजर। क्यों? बिकॉज Kelvin is the SI unit of
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। एक और बात, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि हम इसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल। पानी बॉईल किया है कभी? यस, वी ऑल नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। यहां हमने 100 डिग्री सेल्सियस क्यों मेंशन किया है? वो इसलिए मेंशन किया है सो दैट आपको ये मालूम चल जाए कि सेल्सियस भी यूनिट है किसकी? टेम्परेचर की। ठीक उसी तरह जैसे केल्विन भी यूनिट है। लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड इन मोल। इसका मतलब ये हुआ कि मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। वो भी कौन सी? एसआई सिस्टम वाली यूनिट। बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ उन्हीं यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो एसआई सिस्टम में एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं। आप में से बहुत से बच्चे केमिस्ट्री लैब में गए भी होंगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वहां किए भी होंगे। तो क्या जब आप टेस्ट ट्यूब्स में कुछ केमिकल्स की मदद से कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो क्या कुछ अमाउंट का हिसाब किताब लगाना पड़ता है या नहीं? बिल्कुल। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बिना अमाउंट के आप कितना भी एसिड या कितना भी केमिकल यूज कर लें या ऐड कर दें किसी भी गिवन केमिकल में। इसका मतलब ये हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत जरूरी है। बिना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हम हमारे केमिस्ट्री लैब में भी किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं कर सकते। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट कौन सी है? मोल है। Let us try to understand this with the help of a real life example. In chemistry, if you have 1 mole of carbon, it means you have 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of carbon. अब एवोगैड्रोस नंबर के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। एवोगैड्रोस नंबर क्यों लेते हैं हम? क्या जरूरत पड़ती है एवोगैड्रोस नंबर की? अगर यहां देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एवोगैड्रो नंबर हमारी रियल लाइफ में। जब कभी भी हम सब्सटेंसेस को एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं तब एवोगैड्रो नंबर हमारी हेल्प करता है एटॉमिक लेवल को मैक्रोस्कोपिक लेवल के साथ कनेक्ट करने में। सो यहां से ये मतलब हुआ कि हमें यूनिट कौन सी यूज करनी है? हमें मोल यूज करनी है बिकॉज मोल इज द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ऐसा नहीं है कि इसकी कोई और यूनिट नहीं होती, इसकी भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। जैसे लेंथ की यूनिट्स थी, जैसे टाइम की यूनिट्स थी, ठीक उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। बट एसआई सिस्टम में वी विल ऑलवेज बी टेकिंग मोल एज द यूनिट। कमिंग टू द लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये एक नया वर्ड है। क्यों? बिकॉज ये इंट्रोड्यूस ही ग्रेड 11th में होता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे हम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस का मतलब है लाइट से रिलेटेड है कुछ, है ना? इसीलिए तो हमने यहाँ पे एक बल्ब भी बनाया हुआ है, मेजर्ड इन कैंडेला। इसका मतलब ये हुआ कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। वो भी कौन सी? एसआई यूनिट, जो कि एसआई सिस्टम में एक्सेप्टेड यूनिट है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो बेसिकली ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये मतलब है कि कोई गिवन बल्ब या कोई गिवन लाइट सोर्स कितना ब्राइट है, कितना ज्यादा चमक है उसकी, ये हमें कौन बताती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताती है। और वो भी किसमें? कैंडेला में, बिकॉज कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। Let us try to understand this with the help of an example.
दिस यूनिट, यहाँ दिस यूनिट का मतलब कैंडेला की बात हो रही है। मतलब कैंडेला डिस्क्राइब्स द पावर एमिटेड बाय ए लाइट सोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको आप एक और एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं कि जो छोटे बल्ब्स होते हैं जिनकी ब्राइटनेस कम होती है, जो कम ब्राइट होते हैं, उनकी जो यूनिट होती है कैंडेला, उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो बहुत कम होगा, बहुत छोटा, बहुत कम कैंडेलाज होंगे। बट ऑन द अदर हैंड जिनकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, ऐसे लाइट सोर्स, ऐसे बल्ब, ऐसे लाइट जिनकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, उनके कैंडेलास की टर्म में बड़ा नंबर होगा। डिराइव्ड यूनिट्स। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये इन सभी लीगो ब्लॉक्स को जोड़कर एक ट्रक बना दिया हमने। यही तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि ये डिराइव्ड यूनिट्स होते क्या हैं। अभी तक हमने कौन से यूनिट्स पढ़े हैं? अभी तक हमने पढ़े हैं फंडामेंटल यूनिट्स, वो भी कितने? 7। देखिए हम पढ़ते हैं इसे। डिराइव्ड यूनिट्स आर द बिगर, more complex things you build by putting those basic Lego pieces together, like a Lego car, a house और a spaceship। बिल्कुल सिंपल मतलब है इसका। क्या मतलब हुआ कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको जब हम जोड़ देते हैं ठीक इन लेगो ब्लॉक्स की तरह, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स आ जाते हैं, नए नए क्वांटिटीज आ जाएंगे। आगे हम ये देखेंगे कैसे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ की मदद से बहुत सारी और फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे आगे, जो लेंथ की मदद से ही बन गई, ठीक इस लीगो ब्लॉक की तरह। जैसे इन सभी लेगो ब्लॉक्स ने मिलकर एक ट्रक बना दिया, ठीक इसी तरीके से हमारी फंडामेंटल यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बनाती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा लीगो ब्लॉक्स से बना हुआ एक ट्रक। ये क्यों बनाया हमने? ये इसलिए बनाया है सो दैट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फंडामेंटल यूनिट्स को जब जोड़ते हैं तो डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं, जब फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ते हैं तब डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। जैसे लेंथ वाज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, जो हमने वेरी फर्स्ट क्वांटिटी डिस्कस करी। लेंथ थी, मास, टाइम, बहुत सारी डिस्कस कर ली हमने। तो लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम आगे देखेंगे किस तरीके से लेंथ को जोड़ जोड़ कर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाएंगे, लेंथ की यूनिट्स से हम डिराइव्ड यूनिट्स बनाएंगे। लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी विच इज एरिया। एरिया के बारे में तो हमें अच्छे से मालूम है, सबने सुना ही होगा कभी ना कभी। हमें यहाँ पे एक क्लासरूम दिख रहा है। इस क्लासरूम का अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लासरूम रेक्टेंगुलर शेप का है, जो नीचे जो फ्लोर है अगर वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो वो कैसे मेजर किया जाएगा? उसके लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो क्या होता है? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका मतलब क्या हो रहा है? आप देखो एरिया के फॉर्मूला में कौन बैठ गया? लेंथ बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ की मदद से हम किस पे पहुंच गए? एरिया पे पहुंच गए। तो मतलब क्या हुआ? एरिया हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, और एरिया की जो यूनिट है यहाँ पे क्या है? स्क्वायर मीटर। ये एरिया की यूनिट है, या एरिया जो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है उसकी ये यूनिट हो गई। और अगर आप ध्यान से देखें, एरिया की यूनिट में भी मीटर बैठा है। मीटर किसकी यूनिट होती है? मीटर तो लेंथ की यूनिट होती है ना स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ की यूनिट्स की मदद से हमने एरिया के यूनिट बना दिए। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ बीइंग द फंडामेंटल क्वांटिटी, उसने हमारी हेल्प की कहां तक पहुंचने में? एरिया तक पहुंचने में। लेट अस टेक वन रियल लाइफ एग्जांपल फॉर द सेम।
The area of your classroom floor might be 50 square meters. यहां देख रहे हैं स्क्वायर मीटर्स यूज हुआ है. स्क्वायर मीटर्स क्या है? यही तो यूनिट है. किसकी? एरिया की. और बहुत ध्यान से अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो स्क्वायर मीटर्स में जो मीटर वर्ड है ये कहां से आया है? ये तो लेंथ की यूनिट थी. इसका मतलब लेंथ की यूनिट से ही हमने एरिया की यूनिट बना दी. इसका मतलब ये हुआ कि एरिया किसकी मदद से डिराइव हो गया? लेंथ की मदद से. दिस इज व्हाई एरिया इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी एंड लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी मदद से हम और बहुत सारी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा हमने यहां किया. हमने लेंथ को लेकर एरिया डिफाइन कर दिया. लेंथ की मदद से हम एरिया तक पहुंचे. इसका सिंपल सा ये कंक्लूजन है कि लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई और एरिया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई. एरिया के यूनिट्स क्या हो गए? स्क्वायर मीटर्स. Let us take one more example of derived quantity, which is speed. अब क्या स्पीड भी एक derived quantity है? चलो डिस्कस कर लेते हैं. Measured in meters per second. स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखें, ये जो यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड, इसमें कौन कौन बैठा हुआ है? ध्यान से देखो. एक तो यहां मीटर है, साथ में उसके नीचे कौन है? अपॉन में सेकंड है. अब देखते हैं ये किनकी यूनिट्स है. मीटर तो लेंथ के यूनिट होते हैं और सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का. इसका मतलब ये हुआ हमने यहां दो यूनिट्स का यूज करते हुए स्पीड की यूनिट बना दी. दो कौन कौन से यूनिट लिए हमने यहाँ पे? एक तो हमने लिया है लेंथ का यूनिट जो कि क्या है? मीटर. दूसरा हमने ले लिया टाइम का यूनिट जो कि क्या है? सेकंड. इसका मतलब ये हुआ दो फंडामेंटल यूनिट्स लेकर, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद लेकर हमने एक और क्वांटिटी डिराइव कर ली जो कि क्या है? स्पीड. इसी वजह से तो स्पीड को डिराइव्ड यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं हम. क्यों? क्योंकि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. इसके यूनिट्स भी क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स हैं. ये डिराइव कहां से किए हैं? फंडामेंटल यूनिट से किए हैं. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से ही हम डिराइव्ड यूनिट्स पर पहुंचते हैं. जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया एरिया का, ठीक उसी तरीके से स्पीड इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स. लेट अस टेक a real life example for the same. A car traveling at 5 meters per second. कितनी आसानी से हमने कार की स्पीड बता दी. कितनी? 5 मीटर्स पर सेकेंड. और ये तो देखना भूल ही गए हम कि स्पीड के यूनिट्स में कौन कौन बैठे हैं? मीटर और सेकेंड, जो खुद किसके किसके यूनिट है? लेंथ और टाइम के. इसका मतलब ये हुआ स्पीड क्या हुई? स्पीड हमारी डिराइव्ड यूनिट हुई, डिराइव्ड क्वांटिटी हुई, जिसके यूनिट्स क्या हुए? मीटर्स पर सेकेंड. डिराइव्ड इसलिए क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से ही हम स्पीड तक पहुंचे. स्पीड का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, है ना? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. सो अगर ध्यान से देखें, स्पीड के फॉर्मूला में दो फंडामेंटल क्वांटिटीज बैठी हुई हैं जिनकी फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं. कौन कौन सी? एक तो मीटर और एक सेकंड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो फंडामेंटल यूनिट्स ने मिलकर एक नई फंडामेंटल यूनिट दे दी, या ऐसा कहें कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज ने मिलकर एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी हमें दे दी जिसका नाम क्या है? स्पीड. व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ today's discussion? Units are the backbone of all measurements in physics. They ensure clarity, consistency, and enable us to understand and communicate the physical world
around us with precision. So students, अब बात करते हैं हमने आज क्या क्या सीखा है. तो हमने सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज सीखी, उनकी फंडामेंटल यूनिट सीखी. हमने टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का भी डिस्कशन किया, जो कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity. I hope you learned all the topics, all the concepts which we have discussed so far today. पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. मिलते हैं दोबारा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक नमस्कार.